गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए हैं। 4-5 फोन भी आ चुके हैं। सर बहुत मज़ा आ रहा है। किसी ने कुछ सवाल भी पूछे हैं। किसी ने कुछ चिंता भी जताई है कि सर आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से आज को प्रॉब्लम नहीं होता होगा। मैंने बहुत कोशिश की है। आवाज़ में ऐसा है, किसी ने सजेस्ट ये किया कि सर आप माइक मत यूज करिए, लेकिन माइक यूज नहीं करूंगा तो मेरा गला खराब हो जाता है। मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि एसी चालू होता है, पंखा चालू होता है ना। तो जरा कोऑपरेट करिए। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह आप सुन पाएंगे क्योंकि आपके मोबाइल या आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में सिस्टम होती है कि आवाज को ठीक कैसे करें, है ना। बास बोलते हैं जिसको, ट्रबल बोलते हैं, ऑक्सिलियरी बोलते हैं। तो सेट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हमने कल सिर्फ शुरुआत की है। आप सोचिए अंत कैसा होगा 4 दिन के बाद। मैं आपसे पूछूंगा, हाँ, 4 दिन के बाद। और मुझे ऐसा लगा तो हम ये कोर्स दोबारा एडवांस भी करेंगे। एडवांस क्यों करना है मैं वो आज बताऊंगा। चलिए पहले, सबसे पहले हम रिकैप करते हैं। जब कोई सीरियल देखते हैं ना, मान लीजिए आप 15-20 सीरियल का एपिसोड देख रहे हैं, तो अब तक पहले क्या आता है, अब तक आपने क्या देखा, उसको क्या बोलते हैं, रिकैप। तो हमने कल क्या सीखा, जरा जो जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, है ना। तो कल हमने पहला, मैंने आपको बताया कि ये श्लोक का, इस श्लोक को आप बार बार मार्केट में उपयोग करिए दोस्तों, है ना। उसका मैंने मीनिंग भी लिखा कि जो लोग एकाग्रता से सिर्फ और सिर्फ भक्ति में स्थिर रहकर, मेरी भक्ति का मतलब प्रीमियम यार। रेगुलर प्रीमियम भरेंगे तो हम उसकी फैमिली की रक्षा करेंगे, सिंपल बात है। मैंने उसके सभी के मीनिंग, संस्कृत के इंडिविजुअल मीनिंग भी आपको समझाए थे। फिर हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। हम लोग करते क्या है कि 25% ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो आज करना ही है, जिसको मिलना ही है, वो तो करने ही वाले हैं। लेकिन दिक्कत है रूटीन में और 15% प्लानिंग के डेवलपमेंट में। हम प्लानिंग और, देखिए आप जो इस जूम से जुड़े हुए ना, उसको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। ये रूटीन नहीं है, आप समझे। प्लानिंग और डेवलपमेंट में ऐसे 60% जाने चाहिए आपके। ऑटोमेटिक रूटीन एडजस्ट हो जाएगा। हम लोग उल्टा करते हैं, रूटीन में ज्यादा टाइम निकालते हैं, इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा है ना। तो मेरा आपसे सवाल है कि कहाँ आप ज्यादा टाइम देते हैं, रूटीन में या प्लानिंग और डेवलपमेंट में, चेक करिए। हमने फिर बिजनेस इंश्योरेंस में कल बताया था कि ये एरिया वर्जिन है, मतलब कोई गया ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। ब्रांच मैनेजर को आता नहीं है, डीओ को आता नहीं है, तो हम कहाँ जाएं। अरे सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे, साइट पे मौजूद है ही। सवाल ये है कि ऐसी ट्रेनिंग लेने के बाद आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कल कीमेन के बारे में सबसे पहले बात की थी। कीमेन के बारे में बात करने से मैंने आपको बताया था कि ये कीमेन हमेशा कंपनी लेती है अपने एम्प्लॉयर के लिए। हाँ, कल मैंने ये भी बताया था कि कंपनी को नुकसान होगा अगर की एम्प्लॉय की डेथ हो गई या वो रेजिग्नेशन देकर चला गया। कल किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल भी पूछा मुझसे कि सर डेथ होगा तो एलआईसी पैसा देगी, वो तो समझ गए, लेकिन रेजिग्नेशन देगा तो कंपनी को कैसे फायदा होगा इस पॉलिसी से। मैंने कल एक बात बताया था, मालूम है। लास्ट सेंटेंस इसमें आज भी लिखा है मैंने, वी सेल प्रोडक्ट्स एंड इट्स कॉम्बिनेशन, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द कंसेप्ट। इसका मतलब ये है कि कंपनी में जब कीएमआई कीमन इंश्योरेंस बेचते हैं तो उसके साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी बेचें। समझ में आ रहा है, ताकि
अगर वो कंपनी से चला गया तो उसकी सरेंडर वैल्यू जो भी है वो कंपनी को मिल जाएगी, वापिस मिल जाएगी। तो कंपनी ने जो उनके लिए खर्च किया है वो सरेंडर वैल्यू की वजह से वापिस आ जाएगा। आप बोलेंगे सरेंडर वैल्यू तो सिर्फ 30-40% होती है, प्रीमियम थोड़ा ना वापिस आएगा। सर, जो प्रीमियम भरा है ना, हर साल 100% टैक्स बेनिफिट भी लिया है। उपरांत जो उसके पश्चात जो वो आएगा उसको सरेंडर वैल्यू, वो एडिशनल बेनिफिट है सर, है ना। तो नुकसान थोड़ा कम होगा, बहुत कम होगा। कभी कभी तो मुनाफा भी हो सकता है, मेरे केस में हुआ है। मैंने 2000 की साल में एक पार्टी को, और ये मैंने इसीलिए लिखा है कि रेजिग्नेशन से कैसे फायदा होगा। ये जो रूल आया कि कीमेन इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही बेचा जाएगा, वो रूल 2005 से आया है। उससे पहले तो कोई भी पॉलिसी दे सकते थे आप लोग। मेरे केस में ही हुआ है। मैंने 48 नंबर का प्लान दिया था, 25 साल का, 2002 या 1 की साल में, धरती कम से ठीक पहले। अब वो 25 साल की पॉलिसी, प्रीमियम भरना था 10 साल। अभी भी पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई, 2026 में मैच्योर होने वाली है। अब वो तो चला गया, 10 साल के बाद ही चला गया, प्रीमियम कंपनी को भरना भी नहीं है। कंपनी ने मुझे पूछा कि सर ये आदमी तो चला गया है, हम उसकी मैच्योरिटी तक इंतजार करें। मैंने बोला आप अपने ऊपर रिस्क ले रहे हैं। इनकम टैक्स यदि पूछेगा कि आपने जो कीमैन पॉलिसी ली है उसकी सैलरी तो इसमें दिखाई नहीं है आपने अपने रिपोर्ट में, मुश्किल करेगा। उससे बेहतर है कि आप उसको सरेंडर कर दे। वो पॉलिसी 10 लाख की थी, फिर भी एलआईसी ने उसको 22-23 लाख रुपए दिए। अच्छी बात है। हाँ, अगेन वो पूरे पूरे 22 के 23 लाख टैक्सेबल होंगे, क्योंकि 100% टैक्स बेनिफिट भी लिया है। तो टैक्स पर मैच्योरिटी तो नहीं हो सकती ना सर, ये बात ऐसे है। चलिए, कीमन पॉलिसी टू बी बॉट बाय ओनली फॉर द कंपनीज, मैंने आपको कल ये बताया था डिटेल में। और ये भी बताया था कि इफ एनी एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी डाइज द इंश्योरेंस अमाउंट शुड बी गिवन टू द कंपनी ओनली एंड नॉट टू द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब उसके फैमिली को नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को ही दी जाएगी। जो देखिए, अभी मैंने अभी बात की कि सर्कुलर तो ये 2005 से आया कि सिर्फ टर्म प्लान ही मिलेगा। हमने कल ये भी बात की थी कि इसके 3 मेथड है कैलकुलेट करने के लिए, हमने कल एक ही मेथड देखा है। हाँ, मैं दोबारा आज आपको समझाने वाला हूँ। कल कोई लोग समझे नहीं थे, 2-3 लोग का मुझे मैसेज भी आया है कि सर वो दोबारा समझाइए न, नहीं समझ में आया। अच्छा लगा कि आपको ने मुझे बता दिया, लेकिन सर थोड़ा मुझे ये बताना है कि ये बहुत आसान बातें हैं, थोड़ा समझने की कोशिश भी करिए, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो आगे भी नहीं समझ पाएंगे ना आप। इसीलिए एग्जाम्पल हमने दिया था कि कोई कंपनी का एक अपने कीमैन के लिए 1 करोड़ की सैलरी देती है, C2C, कंपनी कोस्ट टू कंपनी, ठीक है। तो उसके 10 टाइम्स रूल के हिसाब से दिया जाता है, 10 करोड़ का इंश्योरेंस उसको दे सकते हैं। लेकिन उसमें पर्क्स जो होते हैं वो भी उसमें ऐड करने हैं, जैसे कि बंगलो, कार, क्लब मेंबरशिप, लॉन्ड्री, मेड सर्वेंट, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, मेडिक्लेम, बोथ सो एवर, वो सभी की अमाउंट गिन के C2C तय किया जाता है। तो हमने ये एग्जाम्पल में देखा, ये सब C2C लगा के 1 करोड़ 19 लाख होता है, तो उसके 10 टाइम्स 11.19 टाइम्स इन करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। ये पहली मेथड है। रूल क्या है, 3 में से जो भी कम है उस प्रमाणे उसके हिसाब से पॉलिसी मिलेगी। ये पहली मेथड है। दूसरी मेथड क्या है, चलिए आज देखते हैं। उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। कंपनी में प्रॉफिट 2 तरह के होते हैं, एक ग्रॉस होता है टैक्स से पहले, उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस। टैक्स के बाद आता है वो क्या बोलते हैं? नेट। ठीक है, वो तीसरी होगी मेथड। तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट किसी भी कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में से मिलता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या 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 मतलब है? जब कोई कंपनी अपना सब रिपोर्ट तैयार करती है, इसमें 3 अकाउंट आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापारी अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी नफा नुकसान अकाउंट, और तीसरा आता है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट, है ना। तो ठीक है, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट के 3 गुने करने से जो रकम मिलती है उतना सम एश्योर्ड मिल सकता है। पहले में क्या था, C2C के 10 टाइम्स, याद रखना, हाँ याद रखना है। मैं किसी को भी पूछूंगा, अरविंद सर और प्रकाश सर, पहली मेथड क्या थी, C2C के 10 टाइम्स। दूसरी मेथड क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट के 3 टाइम्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनकम टैक्स। मतलब इनकम टैक्स भरे बगैर डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट जितना होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, डोंट वरी, मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसे मैं हर वक्त एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.5 करोड़ हुआ, डेप्रिसिएशन 20 लाख का गिना, इनकम टैक्स 30 लाख का लगने वाला है, अभी भरा नहीं है, लगने वाला है। तो जीपी का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ टोटल सब मिला के, 2.5 करोड़ प्लस 20 लाख प्लस 30 लाख, तो कितना हुआ, 3 करोड़। ये क्या आया 3 करोड़, ग्रॉस प्रॉफिट। रूल क्या है हमारा, कितना मिलेगा पॉलिसी, 3 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना होगा, एग्जैक्टली राइट, 9 करोड़। समझ गए ना। पहली मेथड के हिसाब से रेम्यूनरेशन में जाएंगे, रेम्यूनरेशन के 10 टाइम्स कितना आया था, 10 करोड़, कुछ 11 करोड़ लिखा हमने। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या रूल है, 3 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, 9 करोड़। ये पार्टी को बताने के लिए नहीं है, हमारी जानकारी के लिए। होता क्या है, हम लोग रैंडम इंश्योरेंस ले लेते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, लेकिन इतना मिलेगा ये जानते हैं ना आप, तो दिक्कत नहीं होगी। मैंने कल आपको बोला था ऐसा, स्लाइड में भी लिखा है, आपको स्लाइड सबको मिल गई होगी ना, मिली है ना। तो उसमें एक लिखा है मैंने, आप जरूर पढ़ना उसको, कि अगर आपने किसी पार्टी का 25 करोड़ की पॉलिसी ले ली, अब ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से उसको पॉलिसी सिर्फ 7 करोड़ की मिलती है, तो आप बोलेंगे पार्टी को कि सर आपको 25 करोड़ की नहीं मिल सकती, 7 करोड़ की मिल सकती है, तो आपको कैसा लगेगा उस वक्त, पार्टी आपको डांटेगी तो, बोले चलता नहीं चलता, 25 करोड़ की पॉलिसी लेने आया था, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसीलिए ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब आती है बारी नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट का रूल क्या है, नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल सकता है। अच्छा, मैं वापस सॉल्व करता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट कहां से मिल सकता था, किसी कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट से, व्यापारी अकाउंट से। और नेट प्रॉफिट कहां से मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया गया नेट प्रॉफिट को 5 टाइम्स करने से, ग्रॉस में कितना टाइम्स करना था, 3 टाइम्स, नेट में कितना टाइम्स करना है, 5 टाइम्स, जो रकम मिलती है उतना सम एश्योर्ड मिल सकता है। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल पुराना वाला, 2.5 करोड़ एस पर ग्रॉस प्रॉफिट एग्जाम्पल वही लेते हैं, उसको 5 टाइम्स करने से कितना होता है, 12.5 करोड़। कितना होता है, तो पहली मेथड में कितना आया था, 11 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब देखिए दूसरे में क्या आया था, 3 टाइम्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, 9 करोड़। और तीसरे में क्या आया था, 5 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट। तो सबसे कम होगा उतना बीमा मिलेगा, यानी कि 9 करोड़ का बीमा मिलेगा। मैं जानता हूं सबको ऐसा होगा कि यार क्या हो रहा है, कैसी बात करते हैं, कैसे बीमा तय किया गया। प्रैक्टिस करेंगे, मैं दोबारा बोलता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिजनेस इंश्योरेंस से कभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज कम से कम 20 लोग घबरा गए हैं। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, देखिए कल 49 लोग थे, आज 29 लोग है, 20 लोग भाग गए, वो घबरा गए, ये हमारे पल्ले की बात नहीं। गलत है ना दोस्तों। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं तो हमें दिक्कत होने वाली ही है, हाँ? अभी तो उसमें और बाकी है। आज पार्टनरशिप इंश्योरेंस भी खत्म करना है, कीमेन इंश्योरेंस भी खत्म करने की कोशिश करना है, अभी तो उसमें बहुत कुछ बाकी है। चलिए आगे बात करता हूं। सम एश्योर्ड जो है, 3 मेथड में जो भी कम है
उतना ही मिलेगा। मतलब 9 करोड़, हमारे पास तीन ऑप्शन थे ना, क्या ऑप्शन थे? 9 करोड़, 11.19 करोड़ और 12.5 करोड़। अब मान लीजिए आपने 12 करोड़ का इंश्योरेंस प्रोजेक्ट किया, तो कस्टमर को ना नहीं बोलने का, कंपनी से मांगना है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उसे सेंट्रल ऑफिस भेजेंगी एलआईसी, और वहां से 90% पास होके आएगा। रूल चाहे ये कहता हो, लेकिन एलआईसी बहुत मॉडरेट है। और आपको एक बात बता दूं, डिवीजन से हमारी ब्रांच से ज्यादा डिवीजन बीमा पास करने में स्ट्रिक्ट है। डिवीजन से ज्यादा जोनल सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जोनल से सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंट्रल ऑफिस होनी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा काम करती है। वो ब्रांच से भी बहुत ही लिबरल है, बहुत लिबरल है। सेंट्रल ऑफिस को पता है कि हमें बीमा बेचना है, तब जाके लोगों को पैसा मिल सकता है। तो सेंट्रल ऑफिस वाले बहुत लिबरल है। वो रूल के हिसाब से 100% नहीं चाहते, वो लिबरल होते हैं, है ना। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि उसे रिजेक्ट ना करे। मेरे केस ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं कि मैंने केस में ऐसा किया था, एलआईसी ने ना बोला, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ दोबारा उसको किया, फिर भी ना बोला। तीसरी बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिया, उसके साथ एसडीएम जब विजिट में आए थे, तो उसका मैंने लेटर पहले से तैयार रखा था, उसको केस के बारे में समझाया, दो तीन लाइन एसडी में भी रेकमेंड कर दी, इंश्योरेंस पास हो गया। ऐसा भी होता है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं कि उसका सीधा साधा रास्ता ये है कि कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे बनाए, और एलआईसी को ऐसा आपको लिखना नहीं आता है, मैं जानता हूं। मुझे लिखना आता है, वो भी मैं जानता हूं। आपके लिए आसान बात कर देता हूं कि आप कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलिए कि सर, आपकी कंपनी की ये कंपनी के आपके क्लाइंट है, उसके ये कीमैन है, उसकी पॉलिसी ली जा रही है, उसमें थोड़ी ये दिक्कत आ रही है, उसको ये समझाइए मेथड के बारे में। हमारी 3 मेथड है, इसके हिसाब से उसको 9 करोड़ का इंश्योरेंस मिल सकता है, हमने 12 करोड़ का प्रपोज किया है। तो आप कंपनी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे दीजिए कि हमारी प्रोजेक्ट कंपनी इस साल ये कर रही है, अगले साल प्रोजेक्शन इससे इतना ज्यादा होगा, उसके बाद इतना ज्यादा होगा, उसके बाद इतना ज्यादा होगा, अगले 10 साल का मुझे प्रोजेक्शन बना के दीजिए, ताकि हमें ये कन्विंस करने में एकदम आसान हो जाए। अब वो आपके लिए नहीं, कंपनी के लिए काम करता है, इसलिए वो आसान से कर देगा, है ना। अब मैं थोड़ी डेप्रिसिएशन की बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से मैंने जो आपको समझाया, डेप्रिसिएशन खतरनाक चीज है। मैं हमेशा, मुझे मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है, इसलिए मैं आप शेयर करने की वजह से मैं आपको ये लिख के देता हूँ। गौर से पढ़ना, मेरी सब स्लाइड है दोस्तों। डेप्रिसिएशन की रकम योग्य तरीके से बढ़ाने से बीमे की रकम बढ़ाई जा सकती है। कैसे? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने रुपया 10 करोड़ का एक मशीन लिया। मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल थी, भूल गया मैं, जाइडस नहीं थी, वकार्ड, वकार्ड फ्रॉम राजकोट, राजकोट डिवीजन में। वकार्ड ये और स्टर्लिंग दोनों में मैंने किया था। तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने 10 करोड़ का एक मशीन लिया। सुनना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डेप्रिसिएशन का रेट 50% हो जाता है नेक्स्ट ईयर ही। हाँ, इसका है मतलब क्या हुआ? कपड़ा इसका की मतलब दुकान। ये हो हाँ जी। जी। हिमांशु गड़ा जी, कोई सवाल है आपको? और ठीक है वो आप क्या पहले अनम्यूट हो हेलो। जाइए। हाँ जी हाँ है? सर, बोलिए। सवाल है। हम सर जी सर। मुझे ये पूछना था सर कि अपना जो ये मेथड है, फर्स्ट मेथड रेम्यूनरेशन मेथड, तो जी सर अगर उनको खुद को, अगर ये तो कंपनी देती है उसको जी अपने अपने इसके लिए, कि जी इनकी अगर ये कीमैन इंश्योरेंस को कुछ अगर हो जाता है जी 19-20, तो जी, अकॉर्डिंग टू, तो वो तो कंपनी को ही मिलने वाला है जो भी सही उसका बात सम। है। हाँ जी। तो सर अगर उसको खुद को अगर पर्सनली अपने फैमिली के लिए निकालना होगा, तो इसमें सर हम्म, ये एफयूसी वगैरह काउंट होगा सर, इसका कुछ क्या काउंट होगा? सम अंडर कंसिडरेशन? क्या कंसिडरेशन?
सर कि उन्होंने प्रीवियसली लिया था ऐसा कुछ इंश्योरेंस, कि जबकि अभी समझो अभी रेम्यूनरेशन मेथड से हम लोग अगर निकालेंगे तो वो हम्म। उसके पर्सनल इंश्योरेंस में काउंट होगा सर, जो अपनी फैमिली के लिए ले रहे हो? देखिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लेते हैं तो जरूर काउंट होगा। अच्छा, कीमेन में ये चलेगा? टोटल उसका जो रिस्क कवरेज है, आप शायद मुझे ये पूछ रहे हैं कि इंडिविजुअल आप इंश्योरेंस ले रहे हैं जिसकी एक कीमेन पॉलिसी भी है, हाँ जी ऐसा सर, बोल ये, रहे हैं ना आप? हाँ जी सर, या तो तो पॉलिसी एलआईसी है या काउंट तो फिर अगर करेगी कि उसको। नहीं करेगी, वही सवाल है ना आपका। सर मीन्स कहने का ये मतलब है सर, अगर उसको जो कीमैन है उसको लगा कि मेरी तो कीमत 12 करोड़ है, राइट, तो मैं जी। अपने हिसाब से भी मैं अपनी फैमिली के लिए कराऊं, क्योंकि ये तो मेरे, हाँ अगर सर, मुझे कुछ उसके भी हो लिए जाता है। सही बात है सर, उसके लिए तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी लेनी पड़ेगी फिर, ओके है सर। ना? हाँ जी। हाँ। ओके। इसमें एक बात और होगी जो मैं बाद में बताने वाला था, आपने पूछ दिया है तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक 10 करोड़ का जो इंश्योरेंस है उसमें दो पार्ट करेंगे, 5 करोड़, 5 करोड़। पांच हम्म। करोड़ की पॉलिसी की मैन इंश्योरेंस, 5 करोड़ की पॉलिसी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कोई भी पॉलिसी दे सकते हैं का मतलब है टर्म इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। तो हम्म। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में पॉलिसी अगर टर्म इंश्योरेंस की दी है तो डेथ के बाद पैसा किसको मिलेगा? फैमिली को मिलेगा। फैमिली को। ईमेल में किसको मिलेगा? कंपनी को ही मिलेगा। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं सर, मगर उसका तो प्रीमियम इसलिए ऐसा मैंने देखा जाए कल तो। बोला था कि कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन भेजना है। परफेक्ट। जी सर हिमांशु जी, आप कुछ पूछ रहे हाँ हैं? सर, मगर जो कीमैन इंश्योरेंस है वो तो कंपनी निकालेगी, राइट? जी जी जी। हाँ जी। तो सर इसमें अगर 5-5 करोड़ के दो उसमें स्प्लिट कर देते हैं, तो कंपनी जी। को तो 5 करोड़ का तो बोलेगा, तो 10 करोड़ का वैल्यू था उसका, तो उसका तो हम्म। वैल्यू 5 करोड़ उसको तो कम मिलेगा कंपनी को। सही बात है, एकदम सही बात है। मैं यही बोल बार बार बताता हूं कि इस 10 करोड़ को कंपनी को लेने दीजिए टर्म इंश्योरेंस, पूरा की मैंने इंश्योरेंस। लेकिन एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए अगर लेना है, उसको भी फायदा होना चाहिए, ऐसा कंपनी समझती है। जो कि मैं आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में समझाने वाला हूं, वो समझाने के लिए आपको उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी अलग इंश्योरेंस लेना चाहिए। सिर्फ टर्म इंश्योरेंस और कीमैन इंश्योरेंस से बात नहीं करनी चाहिए। ओके सर। सर क्या होता है हिमांशु जी, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी होती है ना, वो मालिक भी वही होता है, फैमिली भी वही होता है, इसलिए ओके। ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कोई बड़ी कंपनी है, उसमें आप मुझे मैनेजर के वजह से नौकरी ले दे देते हैं, और आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि मेरे नौकरी से मेरी जॉब से आपकी कंपनी को फायदा हो रहा है और मेरे मर जाने से आपकी कंपनी को घाटा होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरी कीमेन पॉलिसी ही लेंगे। लेकिन मैं आपसे बात करके ये समझाऊंगा कि सर आपने अपनी बेनिफिट तो ले लिया, मेरी फैमिली का भी कुछ ना। तो आप जो हम्म। भी कुछ पैदा करेंगे वो पैसे मेरे फैमिली को बिजनेस इंश्योरेंस के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से मिलेगा। कीमेन से तो सिर्फ पैसा कंपनी को ही जाएगा। एक ओके। और तरीका है, कंपनी उसको असाइन भी कर सकती है असाइन? ना? असाइनमेंट में भी एक रूल आया है, अगर आपको मालूम है तो। नहीं सर, नहीं इसको मालूम। बताऊं, आप करते हैं लेकिन आप शायद भूल गए होंगे कि मान लीजिए दो तीन पॉलिसी की बात करते हैं। आपने किसी पार्टी की पॉलिसी 50 लाख की ली है, 914 नंबर प्लान। अब उसने बैंक में से 20 लाख, अब पॉलिसी अपने मेरा 50 सामने लाख में ना बोरा रहा। सर अरे सबको बोरा म्यूट, कौन बोल सबको रहा है म्यूट कर मुझे? दीजिए। और चल जाएगा अंग्रेजी में पर। वो डिस्टर्बेंस कर। एक पॉलिसी आपने, एक ही सिंगल पॉलिसी, सिंगल लाइफ के 914 की ली है 50 लाख की। अब उसने बैंक से 20 लाख की लोन ली, किसी वजह से, धंधे की वजह से या मकान की लोन से। कंपनी, बैंक बोलेगी मुझे पॉलिसी असाइन कर दो। अब पॉलिसी तो आपने 50 लाख की ली है। पहले ऐसा रूल था कि आपको 50 लाख की पॉलिसी उसको असाइन करनी पड़ती थी। अब आईआरडी ने उसमें मॉडरेशन लाया है, ऑल्टरनेशन लाया है कि 50 लाख में से सिर्फ 20 लाख का पॉलिसी बैंक को असाइन किया जा सकता है।
30 लाख का अपने पास ही रहता है। इसका मतलब जानते हैं मानसू जी, मान लीजिए एसआईन करने के बाद वो आदमी की डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो बैंक को एलआईसी 20 लाख देगी, 30 लाख प्लस बोनस फैमिली को देंगी। तो ये कंडीशन भी असाइनमेंट में आ गया है। तो ये कीमेन इंश्योरेंस में भी कुछ साल के बाद आधा या पूरा या कुछ भी परसेंटेज के हिसाब से कंपनी उसके फैमिली को असाइन कर सकती है। ये तो बड़ा मतलब क्या बोलता हूँ कि डिबेटेबल इश्यू है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ समय की भी पाबंदी होती है ना, हाँ इसीलिए जी, आप मुझे पर्सनल सवाल करना, मैं व्हाट्सएप में जवाब दे दूंगा। ठीक है, फाइन सर, आगे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डेप्रिसिएशन का रेट 50% जितना होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि दूसरे साल उसकी मशीन की कीमत 5 करोड़ हो जाएगी अगर 10 करोड़ की मशीन है तो, और 2 साल के बाद जीरो। ओ माय गॉड, ऐसा कभी सुना है? लेकिन लेकिन मशीन का आयुष्य 10 साल तो चलेगा ना, एक्सरे मशीन या कुछ भी हो, एमआरआई का मशीन। इसीलिए इसमें क्या करते, ये आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन जो जानना चाहते हैं उसके लिए है, कंफ्यूज मत होइए। ये सब उसकी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में सब लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन। मैं तो ये सब आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं, इतना कंफ्यूज मत होना कि ये हम डेप्रिसिएशन हम कैसे गिनेंगे। और यार हम जानते हैं आप एलआईसी के एजेंट है, ये आपकी बस की बात नहीं है। आप गिन सकेंगे तो फिर सीए क्या करेगा? आप चिंता मत करिए उसकी, ये हमारा परव्यू ही नहीं है। किसी को मैंने जवाब में लिखा है, ये इतना इतना अंदर मत उलझिए अपने आप को। हाँ, ठीक है, चलिए मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, खास करके जो डीओ लोग जो जोड़े हुए हैं उनको जानना अच्छा लगता है ये। ठीक है ना सर? तो इसलिए 1 साल डेप्रिसिएशन का एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़ हो गया, क्योंकि मशीन 10 साल चलता है। डेप्रिसिएशन वैल्यू इनकम टैक्स के हिसाब से 50% जितना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। एक्चुअल वैल्यू 10 साल मशीन चलता है, तो एवरेज 1 साल की कितनी हुई? 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ डेप्रिसिएशन में ऐड कर सकते हैं। कैसे बताता हूं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 करोड़ डेप्रिसिएशन डेबिट करेगी। क्यों? क्योंकि 50% होता है ना। लेकिन बैलेंस शीट में 1 करोड़ एसेट में दिखाकर 4 करोड़ बाकी के नेट प्रॉफिट में ऐड करने से ऐसे बड़ा हो जाएगा। वो ग्रॉस प्रॉफिट में बड़ा होगा ना। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का एग्जांपल लिया था, याद है, 2.5 करोड़ वाला। उसमें डेप्रिसिएशन हमें इसमें बढ़ा सकते हैं। मैं अभी इसका भी एग्जांपल देता हूं। ये एक्चुअली मैंने किस लिए किया कि एग्जांपल मेरे साथ बना है, मेरे से ये खुद में ये हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कोई डॉक्टर 5 करोड़ की कीमत पॉलिसी प्रपोज करना चाहता है, जरा जे एग्जांपल देता हूं, लेकिन उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50 लाख की लॉस दिखा रहा है। अब बताइए, मैंने आपको कल बताया था कि लॉस मेकिंग कंपनी को एलआईसी पॉलिसी नहीं देगी। एलआईसी ये बताएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50 लाख माइनस है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आपका माइनस में है, बीमा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ऊपर बताए की तरह डेप्रिसिएशन 1 करोड़ का 4 करोड़ का करते हैं, तो नेट प्रॉफिट 3.5 करोड़ का हो जाएगा। 50 लाख माइनस करते हैं तो भी। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट की अकाउंटिंग भाषा में नॉशनल प्रॉफिट। इसका मतलब यह है लॉस इन प्रॉफिट ड्यू टू हैवी डेप्रिसिएशन, है ना। तो ऐसा करने से पॉलिसी पास हो जाए। आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब सवाल ये होता है, क्या कोई कंपनी कीमन पॉलिसी को एलआईसी लॉस मेकिंग को देगी? अभी तो मैंने ना बोला, दे सकती है। लेकिन मैंने जो अभी पहले बताया, उसका हमारा प्रोजेक्शन ग्राउंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉलिड होना चाहिए। रूटीन एमएचआर भरेंगे तो नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, कंपनी किस लिए लॉस करती है और भविष्य में प्रॉफिट करेगी ही, ये प्रूव करना पड़ेगा। अब एग्जांपल के लिए ओला, उबेर, ओयो जैसी कंपनी में शुरू में लॉस ही करती थी,
क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में कैपिटल बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकम नहीं जनरेट होती है। भविष्य में होगी, ऐसा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ताजा एग्जांपल टाटा एयरलाइंस से। टाटा एयरलाइंस ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। अब आप जैसे एजेंट हो, उनके पास जाएंगे, टाटा के पास, उनके एयरलाइंस के पास, और उसके कीमैन कोई ढूंढ कर उसके पॉलिसी लेना चाहेंगे, तो अभी तो वो लॉस में जा रही है, लेकिन एलआईसी उसको टाटा को देगी। एग्जाम्पल के लिए अदानी को भी देगी। प्रोजेक्शन करना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए सीए के पास से कंपनी का लेटेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर, उसके ऊपर से हमारा एमएचआर बनाकर वो सीए को उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि वो खुद चाहता है कि हमारे कंपनी के कीमैन को पॉलिसी एलआईसी को देनी चाहिए, इसलिए आपको सपोर्ट करेगा। तो ये डेप्रिसिएशन फैप्रिसिएशन आपको नहीं पता चलता है, छोड़िए झंझट, वो आपका काम नहीं है। लेकिन जिसको नॉलेज लेना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ये सब बताना भी पड़ता है, मैं उसे हाइड नहीं कर सकता, है ना। तो ये किसको मिलता है, कितना मिलता है, बात छोड़िए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग। ये भी एक खतरनाक रूल है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए रूल ऐसा है, थोड़ा बदलाव आया है। शेयर होल्डिंग द कंपनी कीमैन पॉलिसी, पहले रूल ऐसा था कि सिर्फ 5% ही था, कि शेयर होल्डिंग अगर कीमैन का 5% से ज्यादा है तो कीमैन नहीं देती थी। अब 75% होगा तब तक एलआईसी देगी, और ये सुधारा करने में मेरा बहुत ही बड़ा योगदान है। इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है। एक मीटिंग हुई थी आकुर्डी में 2000, मेरे ख्याल से 6 या 7 साल में, 2006 या 7, नहीं नहीं, उससे भी 10 2010 12 में होगी। तब ये 5% का रूल अचानक आ गया, और एलआईसी ने इंडिया में से कुछ 25 डेवलपमेंट ऑफिसर को बुलाया था, और अलग अलग अपनी क्या बोलते हैं, सजेशंस देने के लिए बोला था। बहुत लोग आए थे, हर्ष देसाई सर भी थे, अनिल अनिल झा सर भी थे। तो अपने अपने बारे में, कुछ प्लान के बारे में, कुछ इसके बारे में बताया था, चिंता जताई थी। मैंने इसके बारे में बताया था। मैंने बोला ये शेयर होल्डिंग का जो आपका रूल है कि 5% से ज्यादा होंगे तो हम लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कीमैन पॉलिसी और पार्टनरशिप नहीं देंगे, वो रूल निकाल दीजिए, क्योंकि ये इनकम टैक्स ऐसा बोलते ही नहीं है कि 5% से ज्यादा होगी तो कीमैन नॉट अलाउड, ये तो हम बोलते हैं। तो हमें तो क्या, आईसीआईसीआई आज भी 100% होता है तो भी देती है, फिर हमको क्या दिक्कत है। ये मैंने उन लोगों को वहीं बताया था। और फिर 71% एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हो गया, यहाँ 75% हुआ, तो ये अच्छी बात हुई है ऐसी की ओर से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कीमैन पॉलिसी कैन बी गारंटेड ओनली इफ द शेयर होल्डिंग नीचे की तरह है। तो मैंने बताया आपको, कीमैन का होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फैमिली मिला के 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि 90% या 75%, मान लीजिए की मैन का, मैंने शायद एग्जांपल दिया, चलो मैं बात बताता हूँ। व्यक्तिगत की मैन में अगर कंपनी में की मैन का 80% है, चलिए 75% तो रूल है, अगर 80% है तो बीमा नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा सर, सेंट्रल ऑफिस में जाएगा, ना मत बोलना पार्टी को, और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, मिल जाएगा। हमारा रिपोर्ट बहुत काम करता है दोस्तों, है ना। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब कोई नई कंपनी जिसके पिछले 3 साल के ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, 2 साल के हैं, तो पॉलिसी मिलेगी। वैसी कंपनी में महत्तम एसए की रकम इस तरह गिनी जाएगी जैसे हमने पहले किया था वो। और उसमें क्या किया था, 3 साल के लिए ग्रॉस प्रॉफिट, सी टू सी, नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया था। यहां पर क्या करना है,
2 साल का करना है तो यहाँ 2 टाइम्स एवरेज नेट प्रॉफिट। 1 ईयर इक्वल टू प्रॉफिट, लेस देन 1 ईयर है तो नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कंपनी का एग्जिस्टेंस मिनिमम 1 साल का तो होना ही चाहिए। C2C 10 टाइम्स और ग्रॉस प्रॉफिट 3 टाइम्स। 3 साल की कंपनी पुरानी है तो, 2 साल की है तो C2C 10 टाइम्स और 2 टाइम्स ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट जो कम होगा वो। समझ में आया? और 1 ईयर है तो सिंपल, नेट प्रॉफिट जितने ही पॉलिसी मिलेगी फॉरगेट। 1 साल से 6 महीने ही कंपनी को हुआ है और उसके की मैन को पॉलिसी देनी है, नहीं, नहीं मिलेगी, एब्सोल्युटली नहीं मिलेगी। अब चलते हैं। एक कीमैन पॉलिसी शुड बी परचेज बिफोर द कीमैन रिटायर्स। ये क्या हुआ, रिटायर हो जाने के बाद कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, ठीक है ना? तो टेंटेटिवली उसकी रिटायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी लेनी चाहिए। कीमैन इंश्योरेंस कैन नॉट बी ग्रांटेड टू द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म। मैंने कल भी बताया था, कीमैन कैन नॉट बी ग्रांटेड एट मोर देन 1 यूनिट और कंपनी। चलिए, ये तो पुराने छोटे छोटे रूल है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट्स यहां आएगा मजा। For Keyman policy, form number 340 is to be filed where the authorized signatory of the company has to sign as the proposer and the Keyman has to sign as a life to be assured. समझ में आ रहा है ना? फॉर्म कौन सा भरना है? 340, 300 नहीं, हाँ 340। ऐसा क्यों? वो तो माइनर में भरते हैं ना सर। माइनर में जहां प्रपोजर लिखा होता है वहां एबीसी कंपनी का नाम और लाइफ टू बी एश्योर्ड में कीमेन का नाम। ऑथोराइज सिग्नेटरी का मतलब है कि एक, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, इसमें सब आएगा। ऑथोराइज सिग्नेटरी मतलब जब कीमैन पॉलिसी लेते हैं या पार्टनरशिप लेते हैं या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लेते हैं तो कंपनी में से कुछ ऑथोराइज सिग्नेटरी मतलब कंपनी के तरफ से कौन साइन करेगा वो तय करने का होता है, उसको बोलते हैं ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो वो तय करके उसकी सिग्नेचर प्रपोजल में लगेगी और लाइफ टू बी एश्योर्ड में कीमैन की लगेगी। इसमें कितने डॉक्यूमेंट्स आएंगे, चल मैं सब आपको डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा। हाँ, ये सेशन खत्म होने के बाद जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है उसके रिलेवेंट सभी फॉर्म्स भी मैं आपको भेज रहा हूं। कृपया उसे एक बार डाउनलोड कर लीजिए। बार बार फिर मुझे बोलना मत कि सर वो फॉर्म भेजिए, मेरे पास नहीं है, ब्रांच में कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ब्रांच में किसी को मालूम नहीं। मैं आपको सभी फॉर्म दे रहा हूं। एडवांस कोर्स में ये फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी बताऊंगा। अभी वो बताऊंगा तो फिर आप लोग, हम लोग कितना करेंगे? हम लोग 2 घंटे में तो हम कितना कर सकते हैं बताइए आप। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरा नंबर मैंने कल आपको दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकेंगे, जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो ट्रेनिंग खत्म हो गई है, 15 दिन हो गया, मुझे फोन मत करना। मैं कभी फोन नहीं काटूंगा। आपको जवाब, जिसने जितने भी कल मुझे सवाल किए हैं उसको जवाब मैंने दिया है जैसे ही मैंने पढ़ा उनको। तो ये चिंता मत करना। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये सब जो आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5, घबरा मत जाना, कुछ नहीं है यार, ये एडिशनल एडेंडम ही है। तो क्या क्या लिखा है सब मैंने, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम है, कॉपीज ऑफ लास्ट 3 इयर्स ऑडिटेड बैलेंस शीट अकाउंट है, कॉपीज ऑफ लास्ट। आपको क्या करना है मालूम है दोस्तों? कुछ नहीं करना है। ये 5 जो चिट्ठी लिखी है ना, अपने सीए, उसके सीए को दे देना है, ये भर दो, ये आपको भरना है, खत्म बात। उसके सामने बैठना है आपको। बाकी तो ये सब उस कंपनी से ही मिलने वाला है, अब तो आपका कोई रोल ही नहीं है। लेकिन एक बात है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है ना।
एक कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, वो तो कंपनी के पास, सीए के पास ही मिलेगा। दूसरा क्या लिखा है, कॉपीज ऑफ लास्ट 3 years ऑडिटेड बैलेंस शीट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी कंपनी के सीए के पास से मिलेगा। तीसरा, कॉपीज ऑफ द लास्ट 3 years आईटीआर ऑफ द कंपनी, वो भी सीए के पास मिलेगा। कॉपीज ऑफ द लास्ट 3 years इंडिविजुअल आईटीआर ऑफ कीमैन, वो कीमैन खुद देगा। वैसे कंपनी का 16A फॉर्म भी चलेगा ना। और पांचवा, एक कॉपी ऑफ कीमैन सर्विस एग्रीमेंट, वो भी कंपनी से मिलेगा। अब इसमें क्या घबराना बताइए, है ही नहीं कुछ घबराने की किसी बात। इसको लिस्ट दे देना है आपको, इसीलिए मैंने पूरे सेंटेंस लिखे हैं। देखिए मैं पॉइंट पॉइंट नहीं लिखा है। ये सब्जेक्ट ऐसा है दोस्तों कि ये हम लोग जूम कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे थे हो तो मैं कुछ पढ़ता ही नहीं, मैं बैठा होता आपसे पढ़वाता, कल किया था ना मैंने, लेकिन टाइम बहुत जाता है, इसलिए आज मैं खुद पढ़ रहा हूँ, चाहे वो हिंदी में हो। मुझे ज्यादा बताना है कम समय में। ये 2 हुए रिक्वायरमेंट्स। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है मालूम है? ओके, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, चल चल। हाँ, MHR बाई, मैंने कल बताया था आपको, मैनेजर सेल्स या मार्केटिंग मैनेजर इज अ मस्ट, कल बताया था मैंने आपको। 2 लाख का है फिर भी MM का चाहिए, हाँ सेल्स मैनेजर का चाहिए, कंपलसरी है की मैन इंश्योरेंस में, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस है। अच्छा, ओके। Along with the proposal form, company's authorized signatory, board of resolution with rubber stamp designation are to be attached. ये क्या है बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन, ऑथोराइज सिग्नेटरी? बताता हूँ, रुकिए रुकिए, सब्र करिए, सब बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्म है, डोंट वरी। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके समझने में आपको आ जाएगा। एक कंपनी में 5 डायरेक्टर्स है और यह पांचों, एक कंपनी को पांचों को 1-1 करोड़ की कीमत पॉलिसी लेनी है। ये भी हो सकता है ना, कीमत एक से ज्यादा हो सकते हैं, कल बताया था ना। तो अब 340 नंबर की प्रपोजल फॉर्म में कंपनी प्रपोज करेगी और कंपनी यह 5 में से 1 या 2 डायरेक्टर को कंपनी की ओर से साइन करने के लिए ऑथोराइज या अधिकृत करेगी, जो सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करेंगे। इसके लिए एक रिजोल्यूशन आता है, जिसकी एक सैंपल कॉपी भी मैंने यहां छोड़ी है। कंपनी की ओर से ऑथोराइज व्यक्ति साइन करेंगी और उसके डेजिग्नेशन का स्टैंप भी लगाएगी। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कीमैन आर टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू दिस SUC। वो तो रूटीन है। कल कोई पूछ रहा था उसके लिए कोई स्पेशल MHR होता है? नहीं, रूटीन जो होता है वो। उसके पश्चात एनेक्सर भी आएंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हुआ हो, जिसमें नीचे की बात समावेश होगी, इसमें सम एश्योर्ड प्लान और टर्म। दोस्तों ये बातों से घबराना नहीं है, तैयार फॉर्म है। मैं उससे पहले आपको बता रहा हूं, फॉर्म में ये सब लिखा है। ये फॉर्म सभी LIC से मिलने वाले हैं, लेकिन LIC से नहीं लेने के लिए मैं आपको एडवांस में दे रहा हूं। मेहरबानी करके उसे अच्छी जगह रिकॉर्ड कर लीजिए, है ना, अपने पेन ड्राइव में, PC में, लैपटॉप में ठीक से बिजनेस इंश्योरेंस करके एक फोल्डर बनाइए, क्योंकि ये आपको कीमैन में काम आएगा, टर्म क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप इंश्योरेंस में भी काम आएगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी काम आएगा, है ना। तो ये सब आपको करना चाहिए। वैसे बाय द वे सभी फॉर्म आपको चाहिए तो LIC के साइट पे भी होते हैं। अच्छा, एक बाय द वे एक बात याद आई मुझे। एक बुक है प्रेरणा, कई लोगों ने सुना होगा, कई लोग उसके मेंबर होंगे भी सही। प्रेरणा ऐप है, प्ले स्टोर में जाइए, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। LIC के बारे में नए प्लान्स, NB के नए रूल्स, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, सभी प्रकार के फॉर्म सब दिया हुआ। झंझट छोड़ो, मुफ्त में नहीं है, हाँ उसमें कुछ चार्ज है, लेकिन क्या चार्ज, 200-300 रुपए चार्ज सालाना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब आपकी चिंता मुक्त करेगा। मैंने खुद वो ऐप डाउनलोड की है, मैं उसी से आपको दे रहा हूं, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें एक बहुत अच्छा उसने दिया है, प्रेरणा में सर्च
सर्च में आप कुछ भी डालिए, प्लान के बारे में, फॉर्म के बारे में, फलाने के बारे में, डिगने बारे में, सरेंडर वैल्यू के बारे में, इमीडिएट जॉब आ जाता है। बेस्ट वे। आप बोलेंगे कि रिजोल्यूशन फॉर्म दो मुझे, बोर्ड ऑफ, वो बोलेगा ले, है ना। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने दे दिया है आपको, मुझे याद भी नहीं था कि अगली स्लाइड ये होने वाली है। क्या लिखा है मैंने, ड्राफ्ट ऑफ रिजोल्यूशन टू बी पास्ड बाय कंपनी बोर्ड। मैं ये डिटेल में नहीं बताने वाला हूं। हाँ, क्या लिखा है ये सब एडवांस में मुझे करना पड़ता है, अभी मैं टाइम बिगाड़ूंगा इसमें। विथ ऑल प्रॉफिट बोनसेस एंड अदर बेनिफिट्स ऑन द सेड पॉलिसी टू एक्यूर टू द कंपनी, कंपनी को ही मिलेगा। क्लियर कट लिखा है, ठीक है। ओके, अब ये निकल गया होगा क्योंकि अब तो सिप्टम इंश्योरेंस से देते हैं, है ना। एनेक्स्चर, ये एनेक्स्चर ए था जो ऊपर लिखा है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। ऊपर लिखा है राइट कॉर्नर में, देखिए एनेक्स्चर ए। अब मैं एनेक्स्चर बी की बात कर रहा हूं। एनेक्स्चर बी जो होता है, क्यों ऐसा हो रहा है भाई। एनेक्स्चर बी, की मैन कनेक्ट, इसको बोलते हैं की मैन क्वेश्चनर, ये एलआईसी से मिलेगा। अरे क्या हो गया। जस्ट अ मिनट, हाँ कुछ लफड़ा हो गया है। Excuse me, just give me 1 minute. I shall be back. कुछ Zoom meeting not responding. सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा ये हो गया शेयर।
आस्था जी, वहां से कहीं प्रॉब्लम हो कि क्या? क्योंकि अचानक डिस्कनेक्ट हो गया, लॉन्च हो वापस हो ही नहीं रहा है। डैशबोर्ड में हूं मैं, लॉन्च नहीं हो, वेबिनार ओपन कर रहा हूँ, लॉन्च मीटिंग हो ही नहीं रही है। वही तो, ये दूसरा सवाल है ये, अपने आप चालू मीटिंग में कैसे बंद हो गया? प्लीज जरा, ऑनलाइन है सब लोग, प्लीज हेल्प। आप लोग अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो एक बात बता दूं, जब तक ये खत्म नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा, 9 का 9:30 चाहे क्यों ना बजे। आवाज आ रही है सर आपकी। मेरी आवाज आ रही है आप पर? आपकी आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज आ अगर रही आ है। रही है तो मुझे अंगूठा करिए। Yeah, sir, we are back online. You can unmute. Yeah. मैं शेयर कर रहा हूँ। Okay, okay. ऐसा तो पहले भी हुआ, फिर भी लास्ट में कनेक्ट नहीं हुआ, ऐसा हुआ था। Okay. ट्राई वंस अगेन। शेयर करता हूँ ना मैडम, आप सुन रही हैं? हाँ हाँ हेलो? हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हेलो। आप एक बार स्टॉप करिए, मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ अगर यार सिस्टम का प्रॉब्लम है क्या दूसरा प्रॉब्लम है। उन्हें आवाज नहीं जा रही है। मैं बोल रही हूँ कि आप एक बार स्टॉप करिए, मैं ट्राई करती हूँ शेयर करना, तो समझेंगे सिस्टम का प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। आप स्टॉप करिए एक बार। पार्टिसिपेंट्स, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी नहीं। नहीं, एक सेकंड। अभी भी नहीं देख पा रहे? अभी भी नहीं देख पा रहे? जी नहीं। ओके। दिख रहा है, अब दिख रहा है स्क्रीन। ये माउंटेन दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ हाँ, दिख रहा पूरा हाँ दिख रहा हाँ, है। तो दिख रहा है। ये मतलब फिर शुक्ला सर के सिस्टम का कुछ इशू होगा फिर। नहीं, या मेरी तो सिस्टम का कोई इश्यू नहीं है मैडम, अचानक बात करते करते ऐसा हो गया। नहीं, मतलब मेरे ख्याल नेटवर्क स्लो हो गया होगा कि आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे, मैं तो कर पा रही हूँ। आप करिए अब शुक्ला जी, अब आएगा आपका स्क्रीन।
क्या मैं दिख रहा हूँ आप सभी को? आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग कीजिए बस। ओके। आस्था मैम, इनको को होस्ट कर दीजिए डॉक्टर शुक्ला जी को। नहीं, वो को होस्ट जस्ट नहीं, आई एम डूइंग सर, वो मैं समझ होस्ट है। गया, मसला भी मिल गया मुझे। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आ गया हूँ। आ गया हूँ, चलिए। मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो। जी हाँ सर, आ रही है। जी आ रही है। आवाज क्लियर है सर। आवाज क्लियर है, आप बता रहे हैं। पीछे आ से गया। एको आ रहा है सर, आप बोल रहे हैं ना, स्क्रीन दिख लेकिन रहा है? अभी नहीं दिख रहा है सर। हाँ, दिखने लगा सर। आ गया। आ गए सर। अब सबको म्यूट हो जाना चाहिए, सब लोग म्यूट हो जाए, मैं कर देता हूँ सबको म्यूट ऑल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। अब आवाज आ रही है मेरी? गुड। जी बिल्कुल ओके। ये इकोस क्यों आ रही है? आपको इकोज आ रही है हरीश गुप्ता जी? आपकी ओर से आवाज मेरी चालू है, आपका आवाज आवाज। इकोज में आ रही है, रेगुलर आ जी रही हाँ है, आपके। जी लेकिन मुझे अपनी खुद की आवाज इकोज में आ रही है। आपको इकोज नहीं आ रहा है ना? नहीं सर, आ आपकी रहा आवाज है। क्लियर आ रही है सर। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे चाहे कैसा भी सुनाई दे। इको आ रहा है, जी इको आ रहा है। हाँ, देखो इको आता है। अब इसको कैसे बंद करें? आपके पास अगर दूसरा डिवाइस है तो उसको म्यूट कर दीजिए। मेरे पास कोई दूसरा डिवाइस चालू नहीं है सर। चलेगा सर, उतना ज्यादा एको नहीं आ रहा है। यू कैन क्योंकि कंटिन्यू। आप भी जब बोलते हैं ना। हम्म। सर हेलो। आपकी वॉइस ठीक आ रही है सर। जी, क्या हटाऊं मैं? जी सर प्लीज कंटिन्यू सर। सबको म्यूट कर देता हूं सबसे पहले। चलिए, म्यूट ऑल। यस। लेकिन मेरी इकोज अभी भी चालू है, कोशिश करते हैं। एनेक्स्टर बी जो होता है वो की मैन क्वेश्चनर है, और ये LIC से मिल सकता है ना? तो मैं इसकी कॉपी भी दिया हूं, देखिए ये सब। सर आपका मोबाइल लैपटॉप से बाजू में रखो तो इको कम हो जाएगा। मेरा मोबाइल लैपटॉप से थोड़ा दूर रखो तो इको कम हो जाएगा। बहुत दूर पड़ा है, बहुत दूर पड़ा है। आस्था जी, कौशल, कोई नहीं है क्या? आस्था, कौशल, चलो छोड़ो। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो है की मैन क्वेश्चनर। वो रूटीन फॉर्म भरते हैं, उसी तरह भरना है। मैं इसके डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं। अगर किसी को वो भरने में दिक्कत होती है तो मेरा संपर्क कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है ना? अब उसके बाद आएगा एनेक्स्चर C। ये स्पेशल एंडोर्समेंट
जो पॉलिसी पर लगाना है, इसमें ये लिखा है कि अगर वो मर जाता है या छोड़कर जाता है तो LIC को कंपनी पॉलिसी कंप्लीटली सरेंडर कर देगी। कंपनी द्वारा भुगतान किया प्रीमियम इनकम टैक्स की सेक्शन 37/1 से बाद भी मिल सकता है। कंपनी द्वारा भुगतान किया प्रीमियम कीमैन के लिए परक्विजिट नहीं है, यानी कि उसके इनकम में नहीं गिना जाएगा। ऐसा रूल क्यों है मालूम है? क्योंकि उसको कुछ मिलने वाला नहीं, और कंपनी द्वारा प्राप्त मृत्यु दवा राशि कंपनी की बिजनेस इनकम में जोड़ी जाएगी, और कीमैन के रिटायर या समय से पहले रिजाइन पर कंपनी के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प पॉलिसी सरेंडर करवानी है, दूसरा कंपनी कीमैन को भी पॉलिसी असाइन कर सकती है। आप बोलेंगे सर सर, हाँ जी, आपकी जो दो स्क्रीन है, एक स्क्रीन से जो पढ़ते हैं वो वाला शायद म्यूट करके देखिए सर उसको। शायद दोनों स्क्रीन का साउंड जो है ना, ऑडियो खुला है, तो इसलिए दो कंप्यूटर है आपके पास में, एक में आप उसका म्यूट कर दीजिए सर। क्या काम करूं? म्यूट सर, आपके पास दो स्क्रीन है ना सर, उसके कारण इको हो रहा है। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक आ रही है? जी। इकोस भी चला गया मेरे ख्याल से। हाँ सर। गुड। जी बिल्कुल ठीक। आप लोग को शायद ये लगा होगा कि कंपनी पॉलिसर सरेंडर कीमैन करवाती है या नहीं करवाती है, क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले बोला था, कल भी बोला था कि 2005 से पहले कोई भी प्लान कीमैन में दिया जा सकता था। अगर वो प्लान है तो सरेंडर करना होगा, है ना? इसीलिए ये रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमैन की मृत्यु की स्थिति में फाइनेंशियल नुकसान से कंपनी सुरक्षित हो जाएगी अगर कीमैन ली है तो, है ना? हरीश जी, मेरी कैन यू सी मी? आप, मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ क्लियर है, आप दिखाई देते हैं सर, लेकिन आवाज में फिर से इको है अभी भी। ओके, कोई बात नहीं, जितना भी हो सकता है। कुछ आज लफड़ा हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, हम मसला दूर कर देंगे। इससे कंपनी को इनकम टैक्स में काफी राहत मिलेगी अगर कीमैन की मृत्यु की स्थिति में फाइनेंशियल नुकसान से सुरक्षित होता है तो। इससे अन्य कर्मचारियों, शेयर धारकों और ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। आप बोलेंगे ये कैसे? मान लीजिए एक कंपनी ने, प्रकाश भानुशाली जी कुछ पूछना चाहते हैं, सर पूछिए। सर, जो अगली स्लाइड में आपने बताया कि कीमैन को वो रिटायर्ड होने के टाइम असाइन भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। टर्म पॉलिसी हो फिर वो पर्सनल वो अपनी भरेगा, ऐसा ना? जी सर। जब वो रिटायर्ड हो जाता है या तो कंपनी छोड़ देता है, बराबर है, और कंपनी चाहे तो वो पॉलिसी उसको असाइन कर सकती है, बराबर है ना? उसका मीनिंग कर सकता है, वही है ना? और फिर वो उसका पर्सनल लेवल पे चालू रहेगा, जैसे हम पर्सनल पर्सनल हमारा लेवल जो पे चला जाएगा, एकदम ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो वो एक विकल्प है जो कंपनी इसके हाथ में है, उसको करके देना कि नहीं करना। कंपनी के लिए उसने काम किया 5, 15, 20 साल, तो कंपनी ने ये उसको वेलफेयर दिया, है ना? हाँ, ओके, बराबर है। गुड गुड। थैंक यू सर। उससे क्या होगा, अगर डेथ हो जाती है और उसके डेथ के पैसे LIC उनको भेजती है तो कंपनी का स्टेटस बच जाएगा ना। कंपनी लॉस में जाने वाली थी, मार्केट में भी पोजीशन बनी रहेगी। इसको मैं अभी बताया कि
बैंक को भी असाइन किए जा सकते हैं और लेनदारों को ये गारंटी मिलती है कि नहीं अब कंपनी सुरक्षित है, उसको कोई घाटा नहीं गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डॉक्टर रेड्डी लैब्स का। डॉक्टर रेड्डी लैब्स ने 100, सुनना गौर से, हाँ, 130 करोड़ की पॉलिसी ली। कितने की? 130 करोड़ की। सर मार्केट में तो बहुत 24 कंपनियां हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ LIC को पसंद किया। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई भी कंपनी उस कंपनी को 130 करोड़ की पॉलिसी देने के लिए राजी नहीं थी, और LIC ने कभी ना नहीं बोली। कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी कंपनी टर्म इंश्योरेंस में अगर 130 करोड़ की पॉलिसी लेती है और अगर कुछ हो गया होता तो 130 करोड़ नहीं दे पाती, क्योंकि इसके प्रीमियम कम है। पूरे साल जितनी भी पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस बेचती है उसका कलेक्शन 130 करोड़ तो होना चाहिए ना, नहीं होता। LIC का बनता है। ऐसे एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखना और लोगों को बोलना, आप प्रीमियम ज्यादा है मत बोला करिए। हिमांशु गड़ा जी को कोई सवाल है? सर करिए। सर प्लीज रिपीट द, जो जिन्होंने पॉलिसी लिया, वो जिन्होंने 130 करोड़ का जो पॉलिसी लिया, वो लेडी, क्या नाम क्या उनका? मुझे आपकी आवाज इकोस आ रही है कुछ। जिन्होंने 1,30,00,000 की पॉलिसी ली है वो क्या? उसका नाम क्या होगा सर? उसका नाम क्या है? डॉक्टर रेड्डी का जो कीमैन होगा उसकी ली है भाई। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। डॉक्टर रेड्डी लैब्स। हाँ लेबोरेटरी। डॉक्टर रेड्डी लैब्स का जो मेन डायरेक्टर है, डायरेक्टर है। यस। और मजे की बात तो ये है कि उसकी अवधि भी खत्म हो चुकी है। ओके। अब पहले को पैसा देना की बात जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया, टर्म भी खत्म हो गया। ओके। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में आप लोगों को परेशान करता है एक सवाल कि LIC का प्रीमियम बहुत ज्यादा है। मैं एक सेशन लेता हूँ कि LIC का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम क्यों ज्यादा है। ज्यादा है ही नहीं, हमें ये कैलकुलेशन नहीं आता है, इसलिए हम मार्केट से हम क्या करते हैं, LIC के अलावा दूसरी एजेंसी ले लेते हैं, टाटा की, HDFC का। तेरे को HDFC की चाहिए, चल ले, वो भी मैं करता हूँ, इसलिए आप हार जाता है। मेरे सामने 40 साल में अभी किसी ने भी LIC का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा है इसलिए मैं आपसे पॉलिसी नहीं लूंगा, ये बोलने की हिम्मत नहीं की है। जहां भी की है मैं उसको LIC की पॉलिसी देकर ही आया, तो कुछ तो होगा ना उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमैन पॉलिसी में कुछ ध्यान रखने वाली बात होती है, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आप लोगों को। इसमें DAB नहीं है, है ना। कीमैन पॉलिसी लेने के लिए, सॉरी DAB नहीं है, डिसेबलमेंट में। DAB 1 करोड़ तक तो है ही, लेकिन हम वो एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, परमानेंट डिसेबलमेंट, वो नहीं देते हैं। कीमैन पॉलिसी के लिए अधिकतम उम्र 65 साल और मैच्योरिटी 75 साल तक ही हो सकती है। हमारा टर्म इंश्योरेंस तो 80 साल तक चलता है, लेकिन ये 75 का नहीं मिले। अगर चाहिए तो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन में ऐसा पास करना पड़ेगा कि डायरेक्टर 80 साल तक काम कर सकता है और इस डायरेक्टर की कीमैन ली जाए तो ही 80 साल तक चलेगी। मेरे केस में ऐसा हुआ, LIC ने ऐसे ही पास कर दी। मैंने 80 साल की मांगी, LIC ने 80 साल दे भी दी। फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन आया, इंस्पेक्शन आया, वो इंस्पेक्टर को मालूम था, फिर उसने मुझसे बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन दिलवाया, फिर मैंने दिया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। कीमैन पॉलिसी, इसमें हमारी गलती नहीं है, चिंता मत करना।
एजेंट या डीओ की कभी गलती नहीं है, आपको कुछ में कुछ होता भी नहीं है। बिस उन लोगों को कोऑपरेट करना पड़ता है, वरना 75 तक ही मिलेगी। ऐसी नई पॉलिसी वे लोग देंगे कंपनी को, उस वक्त कंपनी ऑब्जेक्शन ले सकती है कि आपने 80 साल की पॉलिसी दी, अब आप 75 साल की बोल रहे हैं, हमें पॉलिसी नहीं चाहिए, है ना, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कीमैन पॉलिसी में असाइनमेंट भी मुमकिन नहीं है जब तक कि कीमैन कंपनी छोड़कर नहीं जाता हो, तब एब्सोल्यूट असाइनमेंट हो सकता है। जब एब्सोल्यूट असाइनमेंट किया जाता है तब एब्सोल्यूट असाइनमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन कम, एक टेक्निकलिटी है, हमें जानने की जरूरत नहीं है हरीश जी, आपका पीएस डिपार्टमेंट खुद आपको ये सब बोलेगा, लेकिन जानकारी के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए, कोई जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज आपको मैं जानना जरूरी समझता हूँ, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कीमैन पॉलिसी ट्रांसफर के बारे में शायद मैंने कल थोड़ा बहुत किसी को बताया था या किसी को मैसेज में बताया, याद नहीं है। जब कीमैन एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है, तब जिस कंपनी में से कीमैन पॉलिसी ली हो उसे दूसरी कंपनी को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, अगर दोनों कंपनी सहमत हो। ये सहमत तभी हो सकता है जब कंपनी ही तरह तरह के अलग अलग बिजनेस में हो, जैसे कि रिलायंस जियो में से रिलायंस केमिकल्स में, पेट्रोफिल्स में जा रहा है तो हो सकता है, लेकिन रिलायंस में से अदानी में जाएगा या अदानी में से टाटा में जाएगा तो परस्पर सहमत नहीं होंगे। ऐसे वक्त बीमा लेते वक्त मेडिकल टेस्ट के अलावा जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो सभी नई कंपनी के डॉक्यूमेंट फिर से एलआईसी को देना पड़ेगा, और यदि अप्रूव होता है तब ही प्रपोजर पूरा नाम बदलकर नया नाम एब्सोल्यूट असाइनमेंट के जरिए बदल सकता है। ऐसा रूल क्यों है मालूम है? मान लीजिए एक आदमी रिलायंस से अदानी में गया, तो मेडिकल टेस्ट तो एलआईसी दोबारा नहीं करवाएंगे, लेकिन अदानी मान लीजिए उसकी एक 100 करोड़ की पॉलिसी है। अब अदानी को 100 करोड़ का उसका नेटवर्थ जो है प्रूव करना होगा, उसके बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 साल के देने पड़ेंगे। अगर अप्रूव होता है एलआईसी में तो ही वो 100 करोड़ की पॉलिसी चालू रहेगी। ये तो ऐसा होने वाला ही नहीं है आपके केस में, लेकिन अगर होता भी है तो ये बताना जरूरी समझता हूं, इसीलिए दे रहा हूं। ऐसे वक्त कीमैन पॉलिसी बॉन्ड पर ऐसा एंडोर्समेंट कराना पड़ेगा कि जैसे कि रिलायंस कंपनी द्वारा संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं, उसके बदले में आज फलानी तारीख से नए प्रपोजल के रूप में रिलायंस के बदले अदानी की एलआईसी की बुक्स की मंजूर किया जाता है। तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस की ओर से मैनेजर साइन करेंगे। ये ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता भी है तो मुझे ये आपको बताना चाहिए। छोटी छोटी आपके सिटी में भी कंपनियां होगी कि भाई एक बड़ा फैमिली है, एक चश्मा का बिजनेस करता है, दूसरे ने बेकरी खोली है, अब फैमिली तो एक ही है, तो उसको यहाँ से उठाकर वहां ले जाना है, तो ये सब बीच में आएगा। हो सकता है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, या फिर लोग क्या करते हैं कि भाई ये तो टर्म इंश्योरेंस है ना, वहां ना ले लेंगे, वो भी हो सकता है, लेकिन प्रीमियम में थोड़ा बदलाव आ सकता है क्योंकि उम्र बढ़ जाएगी ना। अच्छा, कुछ जरूरी बातें मैं आज बात करने वाला हूँ कि पॉलिसी इश्यू करते वक्त कुछ बाबतें पॉलिसी बॉन्ड पर एंडोर्स करनी चाहिए, जिसके लिए एजेंट, डीओ, एसबीए, क्लिया, लिका को विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों एक बात बताऊं, मैं अभी जो आपको बताने वाला हूं ना, कोई भी ट्रेनर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये बड़ाई की बात नहीं कर रहा, ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान न रखेंगे ना तो बहुत मुश्किलें बाद में आ सकती है।
क्योंकि ऐसे ऐसे केस सुने हैं मैंने कि आप सुनकर घबरा जाएंगे और ये कीमेन पॉलिसी आप बेचना ही बंद कर देंगे, है ना। सबसे पहले कंपनी और कीमेन का नाम शेड्यूल में बताना चाहिए। आप बोलेंगे ये क्या है भाई? सर, कोई भी पॉलिसी अगर बेचते हैं ना, तो हमारे ब्रांच के एनबी डिपार्टमेंट वाले शेड्यूल बनाते हैं, उसमें चेक करना, वो आपको चेक बताता हूं क्यों और कैसे। प्रपोजल फॉर्म में से नॉमिनेशन शब्द निकाल देना, क्योंकि ये तो कीमैन पॉलिसी है। अच्छा, एनेक्स्टर सी के अनुसार स्पेशल एंडोर्समेंट पॉलिसी बॉन्ड पर लगाना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी के पास से पहले से ही सहमति लेनी पड़ेगी। यह एंडोर्समेंट ऐसा बताती है कि जब कीमैन रिजाइन करके या रिटायरमेंट होंगे, तब कंपनी छोड़कर जाते हैं, तब यह पॉलिसी एलआईसी को सरेंडर होगी या उसकी कीमैन को एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी कंपनी को। हाँ, कीमैन इंश्योरेंस शब्द पॉलिसी बॉन्ड पर सुव्यवस्थित दिखता हो ऐसे टाइप करना है, और कॉपी पॉलिसी के ऊपर भी टाइप करना है। आप बोलेंगे ये हमारा काम थोड़ी ना है। सर, आपकी पार्टी को पॉलिसी मिली, उस पर अगर ये टाइप नहीं किया है ना, तो उसको इनकम टैक्स से बाद भी नहीं मिले। और कंपनी किसको पकड़ेगी? आपको। तो आपको चेक करना चाहिए। उसमें चेक करने में क्या हर्ज है? यह सब, ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ता हूं। यह सब ध्यान हम एजेंट और डीओ को ही रखना है। इसकी वजह यह है कि जब भी ब्रांच में ऑडिट या इंस्पेक्शन आता है और अगर इस तरह की भूल दिखाई दे, जैसे कि पॉलिसी बॉन्ड पर कीमैन इंश्योरेंस टाइप करना रह गया है, तब ऑडिटर एनबी ऑफिसर को ही पॉलिसी बॉन्ड लाने के लिए वापस बोलेंगे और ऑफिसर डीओ या एजेंट को ही बोलेंगे। वह इस बात की सॉरी व्यक्त करता हुआ लेटर अपने ईगो की वजह से पार्टी को नहीं लिखेंगे कि हमसे गलती हो गई है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना। कुछ समझ में आ रहा है नरेश जी, मैं क्या बकवास कर रहा हूं? आप लोग सोचते हैं कि हम रूटीन पॉलिसी में तो ये सब देखते नहीं है, इसमें क्यों देखना है? सर, इसमें ही देखना है। आप कितनी कीमत पॉलिसी बेचते होंगे या बेचेंगे, तो इसमें चेक करने में क्या हर्ज है? डुप्लीकेट पॉलिसी, ओरिजिनल पॉलिसी, इस पे कीमैन टाइप करना कंपलसरी है, वरना टैक्स में से बाद नहीं मिलेगी। इंस्पेक्शन आया, उसने देखा कि ये नहीं लिखा है, तो पॉलिसी वापस मंगाएगा। वापस केस किसको बोलेगा उसके लिए? एनबी डिपार्टमेंट, तो आपको ही बोलेगा। और आप बोलेंगे सर पॉलिसी वापस दो पार्टी को जाकर कि सर पॉलिसी वापस दीजिए, हमसे गलती हो गई है। कैसा लगेगा? कभी ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट जब पॉलिसी बॉन्ड लेने के लिए जाएं, तब उसे कंपनी के एमडी डांट देंगे, पहले भान नहीं थी आपको। कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि पॉलिसी हम तो बैंक को असाइन करनी देती है। उस वक्त हालत क्या होगी बताइए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है दोस्तों, पॉलिसी तो हम एजेंट और डीओ ही बेचते हैं। इसलिए अगर हम कंपनी के पास जाकर ऐसा बोलेंगे कि हमारी भूल हो गई है, हमें पॉलिसी वापस दीजिए, तो हमारी इमेज कैसी है? इसलिए पहले से जांच करने में क्या बुराई है, ये बताइए, है ना। इसमें एक लीगल मैटर भी है। जैसे अगर कीमेन रिजाइन करके दूसरी कंपनी में जाता है और जब वह जाता है तो उसके एक सप्ताह पहले ही कंपनी ने उस कीमेन का वार्षिक प्रीमियम 5 करोड़ की पॉलिसी के लिए भर दिया है। हाँ? सुनना, ठीक से सुनना। और यदि उस कीमेन का एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, तो एलआईसी किसको देगी ये रकम? पहली कंपनी को या दूसरी कंपनी को या उसके फैमिली को? ये लीगल मैटर बन जाएगी।
आपका कोई कसूर नहीं है उसमें, ऐसा होने वाला भी नहीं है, लेकिन शक्यता तो बोल सकते हैं ना, वो तो हो गई। अच्छा, नए अमेंडमेंट के अनुसार कीमैन पॉलिसी, कीमैन रिटायर हो उससे पहले कंपनी छोड़कर न जाए तो भी उसे असाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया सेलिंग पॉइंट है। क्यों? पर्सनल इनकम में से जब पॉलिसी नहीं मिल सकती है तो कंपनी के जरिए प्रपोज करके 5 साल के बाद कंपनी में से उसको अपने नाम असाइन करवा सकते हैं, ताकि मृत्यु के बाद फायदा हो फैमिली को। ध्यान में रखने का मुद्दा ये है कि एक बार कीमैन के नाम पर पॉलिसी असाइन हो जाने के बाद भविष्य के प्रीमियम कंपनी नहीं भरेगी और 37(1) के बाद भी नहीं मिलेगा। उसके बारे में E2A में बात करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा भी यहाँ बात नहीं कर रहा। यदि कीमैन को यह पॉलिसी असाइन कर दी तो उसके बाद कीमैन इस पॉलिसी में नॉमिनेशन और असाइनमेंट जैसे फ्यूचर लागू कर सकता है। दूसरा, कीमैन या पार्टनरशिप पॉलिसी के अंतर्गत अगर पुराने प्लान के अनुसार एंडोमेंट पॉलिसी ली गई हो तो उसके ऊपर भी अब लोन मिल सकती है। इसका मतलब समझते हैं? इसके ऊपर भी अब लोन मिल सकती है, पहले नहीं मिलती थी अगर पुरानी पॉलिसी है तो। ठीक है, जब भी कीमैन पॉलिसी रिवाइव करनी होती है तब कंपनी के पिछले 3 साल के ऑडिट अकाउंट की जरूरत रहती नहीं है, और अगर वह कीमैन मेडिकल फिट होगा तो उसके आधार पर ही पॉलिसी रिवाइव कर सकते हैं। ये बात ध्यान से सुनिए हरीश गुप्ता, दोबारा पढ़ रहा हूं। जब भी कीमैन पॉलिसी रिवाइव करनी होती है तब कंपनी के पिछले 3 साल के ऑडिट अकाउंट की जरूरत नहीं है, और सिर्फ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट से ही पॉलिसी होगी। आपका PS डिपार्टमेंट 3 साल का रिटर्न मांगेगा, उसके ये रेफरेंस देना जरूरत नहीं है। PS डिपार्टमेंट को कोई जवाबदारी या दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं होता है, उनको सिर्फ 50,000 सैलरी ही चाहिए। तब उसको ये आप रेफरेंस कोट करना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा कि इसमें जरूरत नहीं है, मैं नहीं लाके दूंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके। कीमैन इंश्योरेंस संदर्भ में एब्सोल्यूट असाइनमेंट में रेफरेंस भी दिया हूं। अगर पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक एब्सोल्यूट असाइनमेंट कर सकते हैं तो कोई भी थर्ड पार्टी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक पॉलिसी के वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 की सेक्शन 38 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए असाइन कर सकते। ये सब टेक्निकल बात है, इससे घबरा मत जाना, कंफ्यूज भी मत होना, चिंता भी मत करना। ये मुझे बताना पड़ता है क्योंकि ये लीगल मैटर है, ताकि आप अपने पास रख सकें, जरूरत पड़ने पर आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा इसमें डूबने की जरूरत नहीं है। अच्छा, असाइनमेंट रजिस्टर करते वक्त ऑफिस को भी कुछ बाबतें ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये बात तो ऑफिस को ध्यान को रखनी है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट जानकारी के लिए, है ना। जैसे कि असाइनमेंट की नोटिस, उसके शब्द कंपनी के प्रपोजल और कीमैन दोनों द्वारा साइन किए होने जाने चाहिए। बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशंस की कॉपी, जो व्यक्ति साइन करने के लिए ऑथोराइज हो तो उसकी साइन इत्यादि तमाम बातों ऑफिस को ध्यान में रखनी है, आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑफिस ने ये ध्यान में रखा है कि नहीं। आपको मेरे ऑफिस में ऐसा होता था कि कभी कोई दूसरा भी एजेंट या डीओ कोई एम्प्लॉय पॉलिसी या कीमैन पॉलिसी लाते थे तो उसका अंडर राइटिंग मुझे करने मिलता था कि सर आप जरा टेक्निकल देख लीजिए ना। मेडिकल मैं नहीं देखता था, लेकिन ये क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ठीक है कि नहीं, वो मुझे पास में बिठाकर बोलते थे कि सर ये देख लीजिए ना। ये बातें अगर हम जानते हैं तो ही बता सकते हैं ना दोस्तों। ठीक है, कंपनी
कीमैन इंश्योरेंस का प्रीमियम, ये क्या बता रहे हैं हम लोग, टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑफ कीमैन इंश्योरेंस। जो भी प्रीमियम है 37(1) ऑफ इनकम टैक्स बाद मिलेगा। दूसरा, फाइनेंस एक्ट 1996 के मुताबिक कीमैन इंश्योरेंस की मैच्योरिटी कंपनी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अनुसार इनकम गिनी जाएगी। आप बोलेंगे सर इसमें तो टर्म इंश्योरेंस है, मैच्योरिटी कहाँ आई? पहले की बात है सर, पुरानी पॉलिसी है, तो जस्ट जानकारी के लिए दे रहा हूं सर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कीमैन पॉलिसी असाइन करनी होती है तब उसकी सरेंडर वैल्यू कीमैन की सैलरी में सेक्शन 17(3) अंतर्गत ऐड करनी होगी और उसे टैक्स भी भुगतना होगा। हालांकि यह टैक्सेशन की जवाबदारी कंपनी और कीमैन की है, इसीलिए LIC टैक्स बेस काटती नहीं। जब भी कीमैन पॉलिसी कीमैन के नाम असाइन कर दी जाती है तब भी उसकी मैच्योरिटी 10(10) के अंतर्गत बाद भी नहीं मिलेगी और टैक्सेबल गिनी जाएगी। पहले के समय में कीमैन अंतर्गत कोई भी पॉलिसी दी जा सकती थी, अब सिर्फ टर्म इंश्योरेंस दी जाती है। मैंने लिख कर दिया है, ये पहले की पॉलिसी की बात कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, आज ये कीमैन इंश्योरेंस की सभी बातें आपको मैंने बता दी। ये साइट का नाम भी दे रहा हूं, उसमें भी इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है। आप उसमें लॉगिन हो जाइए, 50 रुपया फी है महीने की, तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। अगर इसमें किसी को कुछ भी सवाल है तो हम करेंगे बात, वरना हम अब पार्टनरशिप इंश्योरेंस में जाएंगे। सर एक सवाल। बोलिए बोलिए सर। जी सभी के जवाब दूंगा। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जी कल का सेशन में थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, शायद आपने बताया होगा सर, आपको वीडियो मिल कि जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। आप ओके इस नंबर से जुड़े हुए हैं, मतलब वहां मैंने आपने ही सवाल किया था मुझे व्हाट्सएप में, शायद नहीं व्हाट्सएप में मुझे मैसेज आपने ही भेजा कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, हाँ या नहीं ना? ना, हेलो। मेरा सवाल अलग है कि अगर कीमैन इंश्योरेंस में बंदा कंपनी छोड़ जाता है तो फिर इस हालत में कंपनी का जो रिस्कवर है उस वो कैसा रिकवर हो जाएगा? नहीं होगा ना सर। देखिए, मैं जो ये अभी बताया एहसान बेहसान कर दी जा सकती है, फलाना ठिकाना, वो सब पुरानी पॉलिसी है, इसलिए इसमें मनी मैटर आती है। टर्म इंश्योरेंस में तो मर जाता है तो ही पैसा देना है, पहले कोई भी प्लान दे सकते थे इसीलिए दिया है। नई पॉलिसी, आप जो पॉलिसी आज से लेने वाले हैं उसमें तो सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही दिए जाने वाला है। उसमें असाइन करे तो भी क्या, न करे तो भी क्या। अगर असाइन कर दिया है तो उसके प्रीमियम तो आप कीमैन को खुद भरने होंगे, कंपनी को पैसे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब वो साइन कर देंगे उसके बाद, मैंने अभी आप अगली साइड में ही बताया कि उसके बाद कीमैन अपना नॉमिनेशन अपनी वाइफ का या अपने बच्चे का डाल सकता है। ठीक है। हाँ, तो जब कंपनी को हम अप्रोच हो जाएंगे, समझो प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो उसी समय ये ऑब्जेक्शन आ सकता है कि अगर कीमैन कंपनी छोड़ जाता है तो तब तक के हमारे प्रीमियम का जो अमाउंट है वो डूब जाएगा। सर, रामायण में सीता का हरण हुआ, लेकिन हरण की सीता नहीं हुई। ये सवाल आपने ऐसा किया है सर। कंपनी जो भी प्रीमियम भरती है उस पर 100% टैक्स बाद ले लेती है। अब वो पॉलिसी सरेंडर कर दे या कंपनी को कीमैन रिजाइन करके चला जाए तो वापस कैसे मिलेगा? टर्म इंश्योरेंस में तो ऐसी प्रोविजन ही नहीं है।
ऑब्जेक्शन आता है तब उसे बोलना है आपको कि सर ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें वापिस तो कुछ मिलता नहीं है, और आपने जो प्रीमियम भरा है 10 साल के लिए वो आपने 100% टैक्स में से बाद ले लिया है। समझ में आ रहा है सर? जी हाँ, जी। आपका सवाल? Hello. जी Hello. पूछिए 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 पूछिए। Sir, I have a question. Suppose 20 crores is the sum assured. Can it be broken into 2 crores of 10 policies? Because whenever that person key man retires or leaves the company on an individual and it's assigned on an individual capacity, if he is not able to pay the premium. So initially, when you give the key man, can it be broken into 10 policies of 2 crores? We can split into 100 policy even. Doesn't make any difference. Okay, and will the underwriting any change when it is assigned to the key man after he leaves the company or retires? When he retires, there is no sense of paying premium from the part of the company, madam. No, sir. When he individually has to pay. Individual has paid that, it is his prerogative. Why we Yeah, should? but will he have to undergo any medical again or something, or it will be No, just no. continuation? See, the Okay. point is, whatever individually, from the point of view, individually he takes the policy, Yeah. it is prerogative and he undergoes according to the medical report, according to the current rules and regulations. And the maturity is according to ATC and 1010D, whatever it is. Email is totally different, madam. It doesn't apply anything 1010D. Yeah, There I is no- understand it's a term policy, but suppose it is split into 2 crores of 10 policies, and when he leaves the company, can Madam, half madam, of it madam, be hello. surrendered and half of it be assigned? Madam, can you do me a Yeah. favor? Please Yeah. reserve this question for tomorrow. Yeah. Tomorrow, when session starts, I will Yeah. ask you to ask me the question again, because Abhi, Yeah. whatever you are speaking, I'm absolutely not understanding because of the lot of echoes are coming. As if Okay, no problem. your three voices are coming. Okay, I'll WhatsApp the question to you, sir. Madam. You WhatsApp me your question. Yeah, yeah. I would insist that you ask me in presence of all, so that all can get the answer tomorrow. Sure. Okay, sir. WhatsApp Thank me, you. only you will get the answer. See, the point is this: if you WhatsApp me, I will definitely going to answer you, but only you will get that answer. But if you Yes. ask me in presence of all these 31 people will get the answer. Yeah, Right? sure, sir. Yes, So yes. Thank tomorrow you. when I start my session, I will ask you to ask me the question. What's your good name, madam? Mamta. ममता जी, आप Yes. बंगाल से तो नहीं है ना? नहीं, sir, I'm from Mumbai. डर लगता है अगर बंगाल से कोई ममता बोलता है तो। No, sir. Thankfully, no. Thank you. थैंक यू ममता जी। कल शाम आपको मिलेंगे, मैं पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा, ठीक है? Okay, sir. Thank you. बढ़ता देखिए, एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ये सब टेक्निकलिटी मैंने आपको थोड़ी ज्यादा बताई है, लेकिन आप अपने लैपटॉप में जानकारी के लिए रखिए, सिर्फ रखिए, जरूरत हेलो नहीं। सर। हेलो सर। हाँ सर, बोलिए। आज आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है, हम कल ले सकते हैं क्या पार्टनरशिप? ऐसा करना है, कल पार्टनरशिप कल ही करे, ऐसा करना है? हाँ यस सर, क्योंकि आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा कमिटमेंट तो कमिटमेंट ही है, इसलिए मैं ले रहा था। मुझे बिल्कुल 1 घंटे से मजा नहीं आ रही है। कल करेंगे सर, क्योंकि क्या ये फ्रेश कंसेप्ट अच्छा सीखेंगे। सभी लोग यही कहते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं, मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ फिर ऑनलाइन होता हूँ, कोशिश करनी है एक बार कि कल ही करना है। कल ही करेंगे सर। चलो ठीक है, चलो Yes. मुश्किल मिलता है। थैंक Yes, यू sir. वेरी मच सर, एंड आई एम वेरी सॉरी ऑन बिहाफ सर ऑफ। कोशिश करके देख लीजिए एक बार। सर प्लीज ट्राई, सर प्लीज ट्राई। अगर होगा तो कल ये सब रिपीट भी जल्दी में कर दूंगा, ठीक है ना सर? यस सर, यस सर, यस। पीपीटी में आपको आज दे दूंगा, आप पढ़ के आइए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर समझ नहीं Yes, पा sir. रहे तो कल डिस्कस करेंगे, और कल हम शुरुआत करेंगे ममता जी के सवाल से। ठीक है? यस सर।
Yes, sir. Thank you. Thank you. Sorry, I'm Thank you. still Thank very student part of Atomic, and see you. Good night. Thank you very much. Good night. Thank Good night. Sir. Yes. Thank you. हेलो हरीश गुप्ता जी, अब मेरी आवाज कैसी आ रही है? एकदम ठीक। वापिस जुड़ना है सबको। अब ठीक हो गया लगता है। अभी लग रहा है क्लियर आ रही है सर। एक मिनट, आपका पार्टिसिपेंट का फोन। हाँ बोलो विपुल भाई। કાંઈ વાંધો નહીં, આજે હતા કે નહીં તમે? કાંઈ વાંધો નહીં, અત્યારે ચાલુ થયું પાછું, અત્યારે બરાબર જ અવાજ આવે. તમારે જોડાવું છે કે કાલ ઉપર જ રાખવું છે હવે? એક મિનિટ, 18 જણા થઈ ગયા, જવા દે ને બાપા, હવે કાલ ઉપર જ રાખીએ. હું કરું ફોન તમને 5 મિનિટમાં. हरीश जी सर अब बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, तो लोग चले गए हैं, 17 लोग ही बचे हैं। चलो कल ही मिलते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। कोई सवाल है आपको? सर ये जैसे क्या है कि ये जो भी अपन टर्म पॉलिसी की मैन में जो देते हैं, तो जी जी, एब्सोल्यूट असाइनमेंट एग्जैक्टली क्या होता है सर? हाँ वेरी गुड सवाल किया आपने। ये सवाल कल करना ताकि सबको पता चले। ये रिजर्व रखो सवाल, मैं आज जवाब दे सकता हूँ, नहीं देना है क्योंकि 16 लोग ही है। सबको जानने दो ये, क्योंकि ये सबको लागू पड़ेगा ना सर। कल मुझे जरूर ये सवाल करना, ठीक है? अच्छा ठीक सवाल सर। है, बहुत अच्छा सवाल है। चलो हम कल ही में, आप जितने भी सवाल है अपने पास रखिए रिजर्व, और सब लोग मुझे कल करिए, क्योंकि ताकि सबको पता चले। आपके एक सवाल से 40 लोग को बेनिफिट होता है, तो मैं एक को बेनिफिट क्यों दूं सर? है ना सर? प्लीज। ठीक सर। ओके, थैंक यू ओके सर। सर, वेरी गुड सेशन सर, वैसे बहुत अच्छा लगा सर। अरे अरे, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो लगता है एडवांस भी करना पड़ेगा। नहीं, एडवांस आप कीजिए लोग, सर। हाँ करूंगा, देखते हैं कब कहाँ तक खत्म होता है हमारा। चलिए, थैंक यू।